नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज की इस द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम हिंदी निबंध के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी निबंध के विकास के शुक्लोत्तर युग के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने शुक्ल युग के बारे में पढ़ा था। आज हम शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के बाद का जो समय है उसमें किस तरह के निबंध लिखे गए, इसकी चर्चा हम करेंगे। शुक्ल के बाद जो निबंधकार हुए उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, विश्वम्भर मानव, डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि नामों को लिया जा सकता है। तो बच्चों, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए जो कि शुक्ल के बाद के निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो निबंधकार हुए उनके ये नाम हैं। अब इनमें जो प्रमुख नाम हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उनका थोड़ा परिचय और उनके निबंधों के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी एक आलोचक और विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने निबंधों के अनेक संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संग्रहों को हम विषय वस्तु की दृष्टि से आलोचना में भी स्थान दे सकते हैं, वहीं इनके काव्य रूप और शैली की दृष्टि से हम इन्हें निबंध के अंतर्गत भी ले सकते हैं। इनके निबंध प्रमुख रूप से विचार प्रधान निबंध हैं, लेकिन फिर भी उनके निबंधों में उनके अपने निजी विचार और चिंतन मनन भी उनके निबंधों में झलकता है। इस दृष्टि से उनके निबंधों पर उनके व्यक्तित्व की छाप भी निश्चित रूप से पड़ी है। उनकी प्रतिपादन शैली विषय के साथ इस प्रकार बंधी हुई है और विचारों से इस प्रकार जकड़ी हुई है कि उसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्र सत्ता का जो आभास है वो हमको नहीं मिलता है। उनके विचार जहाँ गंभीर होते हैं वहाँ उनकी शैली भी गूढ़ हो जाती है, बोझिल हो जाती है, और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो उनके निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में ही आते हैं। आगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व संबंधी विषयों पर निबंध रचनाएं की हैं। उनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति आदि नाम लिए जा सकते हैं। उनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता भी हमको देखने को मिलती है। वैयक्तिक निबंध प्रस्तुत करने की दृष्टि से हम पंडित शांति प्रिय द्विवेदी का नाम ले सकते हैं। उनका भी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में विशिष्ट स्थान है। उनके निबंध संग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: जीवन यात्रा, साहित्य की, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, युग और साहित्य, संचारिणी, सामयिकी आदि। इनके निबंधों की शैली सरस है, प्रभावोत्पादक है। एक जगह वे अपनी बहन से संबंधित संस्मरण में जब उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं तो लिखते हैं कि छुटपन में ही वह विधवा हो गई थी। उस अबोध वय में उसने जाना ही नहीं कि उसके भाग्य क्षितिज में क्या पट परिवर्तन हो गया। जन्म काल से माँ का जो आंचल उसके मस्तक पर फैला हुआ था
सयानी होने पर उसने वही अंचल अपने मस्तिष्क पर ज्यों का त्यों पाया, मानो शैशव ही उसके जीवन में अक्षुण्ण हो गया। अचानक एक दिन जब वह अंचल भी मस्तक पर से छाया की तरह तिरोहित हो गया, तब उसके जीवन में मध्याह्न की प्रखर ज्वाला के सिवा और क्या शेष रह गया था। यहाँ पर जब ये निबंध लिखते हैं तो यहाँ पर उनकी शैली, जहाँ अन्य निबंध में उनकी शैली सरस और प्रभावोत्पादक लगती है, वहीं पर इस निबंध में हमको उनकी शैली करुणोत्पादक भी लगती है। तो इनके निबंधों की शैली में हम कह सकते हैं कि उनकी शैली सरस प्रभावोत्पादक होने के साथ साथ कहीं करुणोत्पादक भी है। आगे हम डॉक्टर नगेंद्र का नाम ले सकते हैं निबंधकार के रूप में। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध लिखे। उनके निबंध संग्रहों में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, विचार और विश्लेषण आदि उल्लेखनीय हैं। उनके निबंध विषय प्रधान हैं, किंतु बहुत से निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन भी हमें स्पष्ट रूप से होते हैं। फिर भी उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि पाठक अपने विषय पर ही ध्यान केंद्रित रखे और इस तरह वे एक कुशल व्याख्याता की तरह समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत करने की तरफ ही अपना ध्यान रखते हैं और उस समस्या और समाधान को पाठक के हृदय में बखूबी उतार देते हैं। और यही कारण है कि वो गंभीर से गंभीर विषय को भी पाठक उनके निबंधों के माध्यम से रुचिपूर्वक ग्रहण करता चलता है। उनका जो निबंध है साधारणीकरण, उस निबंध को हम सर्वोत्कृष्ट इसलिए भी कह सकते हैं कि इस निबंध में भी उन्होंने इसी तरह से साधारणीकरण पर अपने विचार अत्यंत इतने गंभीर और कठिन विषय पर भी अपने निबंध इतने सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किए हैं। उनके विचारों की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता और शैली की रोचकता, इन तीनों का जो समन्वय है वो इनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। आगे के निबंधकारों में हम जैनेंद्र कुमार का नाम ले सकते हैं। जैनेंद्र, जैसा कि आपको पता है, प्रमुख रूप से कथाकार हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन निबंध के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान किया है। उनके निबंध संग्रहों में जैनेंद्र के विचार, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार, मंथन आदि नाम लिए जा सकते हैं। जैनेंद्र ने अधिकतर दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी चिंतन प्रणाली की यदि हम बात करें तो वह द्वंद्वात्मक है। क्योंकि चिंतन प्रणाली द्वंद्वात्मक है, इसलिए उनकी चिंतन प्रणाली का प्रभाव ही उनकी शैली पर भी पड़ा है और उनके निबंध पाठक को एकाएक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचाते हैं, अपितु उसे घुमा करके और फिर ले जा करके एक संदिग्ध स्थिति में छोड़ देते हैं। उनकी जो एक शैली है उसका एक नमूना उनके निबंध में हमको देखने को मिलता है। देखिए, पर आंखों देखी बात है कि पैसा उठा लिया जाता है, इंसान छोड़ दिया जाता है। उनकी कीमत पैसे की नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि अनर्थ कैसे होने में आया। क्यों यह ज़रूरी है कि जैसे पैसे की तरफ प्रीति का हाथ बढ़ता है, वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक इंसान की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बढ़े। क्यों वह ज़रूरी है कि आदमी दया की प्रतीक्षा करे और तब तक उस ओर से अपने को अछूता बनाए रखे, मगर पैसे को धूल में से उठाकर जेब में रखना उस पर उपकार करना नहीं है, तो रोगी को सड़क पर से उठाकर अस्पताल में रखने में भी उपकार की कहाँ आवश्यकता आ जाती है। देखिए उनकी शैली का यह उदाहरण। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र की। डॉक्टर सत्येंद्र ने साहित्य एवं कला संबंधी विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे हैं। उनके निबंध कला, कल्पना और साहित्य, साहित्य की झांकी आदि निबंध संग्रहों में संग्रहित हैं। उनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता है, चिंतन की स्पष्टता है और उनका व्यापक ज्ञान उनके निबंधों में
स्पष्ट परिलक्षित होता है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के जो निबंध हैं वे साहित्यावलोकन और दृष्टिकोण इन 2 संग्रहों में संग्रहित हैं। उन्होंने मुख्य रूप से सौंदर्य शास्त्रीय और साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनके व्यक्तित्व की जो सरलता है, उदारता है, उसी के अनुरूप इनके निबंधों में भी विचारों की स्पष्टता है। किसी भी विषय का प्रतिपादन करने से पहले वे उसके संबंध में पाठक की जो जिज्ञासा है उसको जागृत करने का काम करते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, कलाकार और सौंदर्य बोध शीर्षक जो है निबंध, उसका यह अंश सौंदर्य क्या है, उसका बोध कैसे होता है और कवि या कलाकार पर उसकी किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, ये प्रश्न वर्षों से साहित्य और दर्शन में विवाद बने हुए हैं। तो इस तरह के प्रश्न लेकर करके वो पाठक की जिज्ञासा को पहले जागृत करते हैं। अब नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आप सभी को पता है कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी या प्रगतिवादी हैं। अपनी व्यंग्यपूर्ण, तीखी और सशक्त शैली के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति संबंधी विषयों पर 100 से भी ज़्यादा निबंध उन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी है, इसलिए उन्होंने अपने निबंधों में भी बहुत से विषयों का प्रतिपादन इसी दृष्टिकोण से किया है। इसके अतिरिक्त प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण से ही निबंधों की रचना की है। अगला नाम आता है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। इन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर बहुत से उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। उनके निबंधों में गंभीर चिंतन हमें देखने को मिलता है। उनके निबंध संग्रहों में भारत की संस्कृति का सामाजिक विश्लेषण, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे आदि सांस्कृतिक निबंध उल्लेखनीय हैं। इसी तरह डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने भी साहित्य के विभिन्न पक्षों और विषयों को लेकर के सुंदर निबंध लिखे हैं। हम संस्मरणात्मक निबंधों की यदि बात करें तो संस्मरणात्मक निबंधों में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवी दयाल चतुर्वेदी, इनका नाम भी उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि निबंध संग्रह प्रस्तुत किए हैं और अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने दीनहीन जनों की वेदना का चित्रण किया है। इनके विषय भी उदात्त हैं, वहीं इनकी शैली भी बहुत सशक्त और प्रौढ़ है। इसी तरह बेनीपुरी जी ने भी अपने निबंध, जो संस्मरणात्मक निबंध हैं, उनमें समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के चित्र अंकित किए हैं। उनके निबंधों में माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब निबंध संग्रहित हैं। इनकी शैली कहीं कहीं बहुत काव्यात्मक भी हो जाती है और कभी कभी मालूम होता है कि जैसे किसी अदृश्य छोर को पकड़ करके शत सहस्त्र ज्योत्सना कुमारियाँ चंद्रमंडल से एक एक कर उतर रही हैं और आकुल व्याकुल समुद्र की इन तरंग मालाओं के कंपित अधरों को चूम चूम कर अट्टहास कर उठती हैं। ये एक उदाहरण है इनका, जिसमें कि उनकी शैली के दर्शन होते हैं। अगला जो नाम हम ले सकते हैं वह आचार्य चंद्रबली पांडेय का है, जिन्होंने समीक्षात्मक और गवेषणात्मक निबंध लिखे हैं। नलिन विलोचन शर्मा, रांगेय राघव, डॉक्टर देवराज, इन्होंने भी बहुत से साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर उत्कृष्ट निबंधों की रचना की है। इलाचंद्र जोशी के बहुत से निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें साहित्य सर्जना, देखा परखा, विवेचन, महापुरुषों की प्रेम कथाएं आदि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने भी साहित्यिक विषयों पर बहुत से निबंध
लिखे हैं जो कि उनके त्रिशंकु में संग्रहित हैं। यशपाल की यदि हम बात करें तो यशपाल ने भी निबंध साहित्य की अभिवृद्धि में अपना असाधारण योग दिया है। देखा, सोचा, समझा, मार्क्सवाद, चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा आदि जो संग्रह हैं उनमें इनके निबंध संग्रहित हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंधों की यदि हम बात करें तो प्रभाकर माचवे, गोपाल प्रसाद व्यास, बेढप बनारसी इनके नाम लिए जा सकते हैं। गोपाल प्रसाद व्यास ने व्यंग्य और विनोदपूर्ण निबंधों में कुछ सच कुछ झूठ इसमें इनके निबंध संग्रहित हैं। इनकी विशेषता है कि छोटी से छोटी बात को भी बहुत ही रोचक और साहित्यिक ढंग से ये प्रस्तुत करने की कला में सिद्धहस्त हैं। उनके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने छोटी से छोटी बात को अत्यंत रोचक और साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए, स्नान घर में एक भैंस के घुस जाने की घटना को लेकर एक अनूठा निबंध तो रचते ही हैं और उसके साथ में लिखते हैं, एक दिन बाबूजी की पत्नी गुसलखाने में स्नान कर रही थी तो भैंस भी अपना अधिकार समझकर उसमें घुस पड़ी। सकरा दरवाज़ा, छोटी जगह, भैंस घुस तो गई मगर अब निकले कैसे, एकदम नई उलझन थी। प्रगतिशील भैंस के बढ़े हुए कदम प्रतिक्रियावादी होने को कतई तैयार न थे। तो देखिए, इनकी शैली की विशेषता है कि किस तरह से वो एक जो बात होती है उसे किस तरह एक रोचक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और यह बात वो किसके लिए कह रहे हैं, साहित्यकारों को भी भैंस के बहाने याद करते हैं और वो उस बात को इस तरह से कहते हैं। प्रभाकर माचवे ने भी निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के विषय अत्यंत साधारण हैं, जैसे बिल्ली, मकान, मुंह, गला आदि। इनमें उन्होंने बहुत ही रोचक निबंध लिखे हैं जो कि उनके खरगोश के सींग नामक संग्रह में संग्रहित हैं। उनकी शैली सरल है, सरस है, मुहावरेदार है। देवेंद्र सत्यार्थी ने भी लोक संस्कृति और लोकगीतों की पृष्ठभूमि को लेकर के बहुत से विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनमें एक युग, एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर आदि निबंधों के माध्यम से हमको देखने को मिलते हैं। जयनाथ नलिन ने भी अनेक आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं जो कि उनके चिंतन को उजागर करते हैं। हिंदी में एक इंटरव्यू शैली में भी निबंध प्रस्तुत करने की परंपरा का प्रवर्तन पद्म सिंह शर्मा ने किया। इनके निबंध मैं इनसे मिला ये 2 भाग में संग्रहित है और इसमें उन्होंने बहुत से साहित्यकारों के साक्षात्कार के आधार पर उनके व्यक्तित्व, दर्शन और साहित्य सर्जन के बहुत से पक्षों को कलात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये निबंधों की बात हुई, शुक्लोत्तर युग के निबंधों की बात हुई। अब हम अगले व्याख्यान में, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले व्याख्यान में हम ललित निबंधों के बारे में, यानी शुक्लोत्तर युग के जो ललित निबंध हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।